नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ मैंने इसको यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? हुमायूं। हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक और बाबर के पुत्र थे। उनके सरल, उदार और फकीराना स्वभाव के कारण उन्हें कलंदर कहा जाता था। 1539 में चौसा तथा 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजित होने के बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। बाद में ये फारस के शाह तहमास्प की सहायता से उन्होंने पुनः पुनः भारत में सत्ता को प्राप्त किया। 1556 में दिल्ली स्थित पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा शासक मुगल सम्राट था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? कुंवर सिंह किस क्षेत्र के जमींदार थे? जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के महान नेताओं में से एक थे। वे बिहार के वर्तमान भोजपुर जिले में जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 के विद्रोह के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सफल सैन्य अभियान चलाए। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा क्योंकि आगे आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन को लागू किया। सरकार ने इसका कारण तत्कालिक प्रशासनिक सुविधा बताया, किंतु भारतीय नेताओं ने इसे फूट डालो और शासन करो की नीति माना। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का व्यापक अभियान चलाया गया। अंततः 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसी वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब स्थानांतरित की गई? तो 1911। तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का बढ़ना। सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने पर तापक्रम घटता है, लेकिन जब इसके विपरीत ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम बढ़ने लगे तो इससे तापक्रम विलोमता कहते हैं। यह स्थिति प्रायः शीत ऋतु में शांत और स्वच्छ रातों में उत्पन्न होती है। तापक्रम विलोमता के कारण कोहरा, धुंध, वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद नदी पर निर्मित रिहंद बांध से बनने वाले विशाल जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और भारत के प्रमुख जो कृत्रिम जलाशयों में से एक गिना जाता है। इस परियोजना का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। रिहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है और यह क्षेत्र तापीय और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण विधियों का। फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन का प्रभावी शिक्षण केवल विषय वस्तु के ज्ञान पर आधारित नहीं होता, बल्कि शिक्षक को यह भी मालूम होना चाहिए कि विद्यार्थियों की आयु, रुचि और क्षमता के अनुसार विषय को उनके सामने किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान बहुत जरूरी है और सामाजिक अध्ययन में चर्चा, परियोजना, मानचित्र का अध्ययन, समस्या समाधान और भ्रमण जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। उचित विधियों का उपयोग शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। भूगोल अध्ययन के लिए सर्वाधिक सहायक एवं उपयोगी सामग्री कौन सी है? मानचित्र। भूगोल के अध्ययन में मानचित्र का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से स्थान, दिशा, दूरी, स्थलाकृतियों और राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन किया जा सकता है। मानचित्र विद्यार्थियों में स्थानिक बोध को विकसित करता है और जटिल भौगोलिक तथ्यों को सरल बनाता है। भूगोल शिक्षण में ग्लोब, एटलस, चार्ट, मॉडल भी उपयोगी है, लेकिन मानचित्र को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री माना जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि।
अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। यह 8 अध्यायों में विभाजित है और पाणिनि को विश्व के महानतम व्याकरणों में गिना जाता है। उनकी व्याकरण प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक मानी जाती है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, जबकि बारहमिहिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये ज्योतिष और खगोल विज्ञान के विद्वान थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में लगभग 383 ईसा पूर्व हुआ था। इस संगीति का मुख्य उद्देश्य बौद्ध संगीत संघ के भीतर उत्पन्न मतभेदों तथा विनय नियमों से संबंधित विवादों का समाधान करना था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चंस में ये रिपीट किए जाते हैं बार बार। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था और यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों को धार्मिक एवं दार्शनिक विषयों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। इन चर्चाओं का प्रभाव अकबर की धार्मिक नीति पर पड़ा और आगे चलकर दीन ए इलाही की अवधारणा विकसित हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की थी। इसका उद्देश्य था वेदों के सिद्धांतों का प्रचार करना और समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसकी रचना है? फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है व्याख्या में उनको भी शामिल किया है। ये 25 क्वेश्चन का सेट नहीं है, इसलिए कई सारे क्वेश्चन शामिल हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसका नेतृत्व हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद इसके प्रमुख नेता थे। भगत सिंह का इस घटना से कोई संबंध नहीं था। बाद में ये भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसिद्ध नेताओं में से एक बने। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है। मौलिक अधिकार नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करते हैं। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय इसीलिए कहा था। भाग जो 4 है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और भाग 4A जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। पंचायती राज को सशक्त और संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद की त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी इसी के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और इसका मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसने 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। यह देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं को यह कानूनी सलाह भी देता है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची।
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक और जनसंख्या नियंत्रण, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 51, आर्टिकल 51। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है और भारत की विदेश नीति के आदर्शों का उल्लेख करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध स्थापित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की बात कही गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है और इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से या तकनीकी सहयोग से विकसित की गई थी? तो आप लिखेंगे सोवियत संघ। यह भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में से एक है तथा रेल पटरियों के निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सेल का उदाहरण है? सेल। सेलों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय, औषधि और कायांतरित 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। सेल एक औषधि सेल है जिसका निर्माण मिट्टी एवं अत्यंत महीन कणों के परतों के रूप में जमाव और संघनन से होता है। औषधि सेलों में सामान्यतः जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि इनका निर्माण लंबे समय तक पदार्थों के जमाव से होता है। ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय सेल है, जबकि स्लेट और संगमरमर कायांतरित सेलें हैं। संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर के रूपांतरण से तथा स्लेट का निर्माण सेल के रूपांतरण से होता है। पुच्छल तारे या धूमकेतु की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? सूर्य के विपरीत दिशा में। धूमकेतु की पूंछ जो है सूर्य के विकिरण, दाब और सौर पवन के प्रभाव से बनती है। यही कारण है कि इसकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर अर्थात सूर्य की विपरीत दिशा में रहती है। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैसों से बने खगोलीय पिंड होते हैं। हैली धूमकेतु सबसे प्रसिद्ध धूमकेतुओं में से एक है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, हैली के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? नतिलंब घाटी। नतिलंब घाटी हिमनदों द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। यह मुख्य एवं सहायक हिमनदों के अपरदन की भिन्नता के कारण बनती है। दूसरी ओर बालुका स्तूप, मस्तरूम शिला और यारडांग पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। हिमनदों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों में सर्क, अरेंट, फियोर्ड शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित एक शीतोष्ण मरुस्थल है और इसके विपरीत सहारा, कालाहारी और अरब मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के उदाहरण है। गोबी मरुस्थल में तापमान का वार्षिक अंतर बहुत अधिक पाया जाता है और सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। महाद्वीपों के क्षेत्रफल, आकार और उनके आपसी अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? मानचित्र। भूगोल शिक्षण में मानचित्र सबसे महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री है। इसके माध्यम से महाद्वीपों, देशों, महासागरों और भौगोलिक विशेषताओं के आधार, क्षेत्रफल और स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों में स्थानिक बोध विकसित करने में मानचित्र की बड़ी विशेष भूमिका होती है। इसी कारण इसे भूगोल की भाषा भी कहा जाता है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? भ्रमण विधि। भूगोल विषय प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव पर आधारित है, इसीलिए भ्रमण विधि को इसकी सबसे उपयुक्त विधियों में से एक माना जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी स्थलाकृतियों, उद्योगों, कृषि क्षेत्रों, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हैं। इसकी वजह से विषय अधिक रोचक और स्थायी बनता है। थीमेटिक मानचित्र को समझाने में सर्वाधिक सहायता किससे मिलती है?
रूढ़ चिन्हों द्वारा। थीमेटिक मानचित्र किसी विशेष विषय जैसे जनसंख्या, वर्षा, उद्योग या कृषि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें प्रयुक्त रूढ़ चिन्ह मानचित्र की सार्वभौमिक भाषा माने जाते हैं। इन चिन्हों की सहायता से जटिल भौगोलिक सूचनाओं को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। मानचित्र की कुंजी इन चिन्हों का अर्थ बताती है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको प्रॉपरली मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।